हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 8.2 इसका सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। खास करके क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों को डाउट रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें उनके 2 आंसर आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर ने एक ही आंसर लिखवाया है। किसी किसी के एनसीईआरटी में 2 आंसर है, किसी किसी के एनसीईआरटी में एक ही आंसर है। उसके एग्जैक्टली 2 आंसर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, वो क्यों होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और एक बात कि भाई, इस चैप्टर का अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं सीधे यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो फॉर्मूला या जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में होगा मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। हालांकि अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। साथ ही साथ पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है एक स्टडी प्लस, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई 20th टर्म फाइंड आउट कर लो और nth टर्म फाइंड आउट कर लो किसी जीपी का। तो यहाँ पे आपको जीपी नजर आ रही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, जीपी क्या है देखो, पहला टर्म है 5/2, फिर है 5/4, फिर है 5/8, इस तरह से चलता जाता है। जीपी में मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई जो जीपी में क्या होता है कि पहले टर्म को अगर कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करो दूसरा आ जाता है, फिर कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करो तीसरा आ जाता है। मतलब हर अगला टर्म पिछले टर्म का कुछ टाइम्स होता है, कुछ गुना होता है। जैसे 5/2 का हाफ है 5/4, 5/4 का भी हाफ क्या है 5/8। तो जितने टाइम से चीज़ें चलती हैं वही क्या होता है कॉमन रेशो। तो पहला टर्म तो है, ठीक है, जो पहला टर्म है यानी कि वो ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तो कितनी है सर यहाँ पे 5/2 है। फर्स्ट टर्म तो आपको दिख रहा है 5/2। कॉमन रेशो निकालने के लिए हम बहुत बार क्या करते हैं ना, डिवाइड के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं फिर उसको उलट रहे हैं, वो थोड़ा लंबा तरीका पड़ जाएगा। आप सिंपली ऐसे देखो कि मान लो आपको a2 को a1 से डिवाइड करना है। ऐसे तो कॉमन रेशो निकालते हो ना भाई। कॉमन रेशो कैसे निकालते हो, a2/a1, ठीक है, या a3/a2 किसी जीपी का अगर ऐसा है तो आप सिंपली क्या करो, जैसे a2 को a1 से डिवाइड करना है ना, तो आप न्यूमरेटर में देखो 5 का टेबल 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 1। 2 का टेबल 4 में कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, यहीं से कर लो ना सीधा 2 सीधे। ठीक है, तो यहाँ से सीधा कितना आ गया 1/2। अब हमसे निकालने को क्या क्या बोला है, हमसे निकालने को बोला भैया nth टर्म निकालो 20th टर्म निकालो। ठीक है, तो चलो दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, हमसे निकालने को क्या बोला गया है nth टर्म निकालो कि भाई nth टर्म क्या होगा, और एक और चीज़ पूछी गई है 20th टर्म निकालो। ठीक है, अब 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म होगा AR⁻20 यानी कि 19। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि ये होता है AR जो भी n है उससे 1 कम कर दो। ठीक है, यानी कि R-1 कर दो। क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसमें an निकालना ही है तो an की वैल्यू पहले निकाल लो, फिर इसमें n की वैल्यू 20 रख दोगे, ये मिल जाएगा। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं यार, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। देखो a की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ से आ गया 5/2। ठीक है, r की वैल्यू 19 है, तो सॉरी r की पावर 19 है, तो r की वैल्यू क्या है 1/2 और इसकी पावर 19। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 की पावर 19 तो 1 ही रहता है, तो 1 इंटू में 5 करोगे ऊपर बन जाएगा 5, नीचे देखोगे तो 2 की पावर भी 19 मिलेगा, और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 19 और 1 20 यानी 2 की पावर 20। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा के ऐसे फ्रैक्शन की पावर लिखी गई है, इसको न्यूमरेटर की पावर अलग से और डिनोमिनेटर की अलग से लिखा जा सकता है। मतलब 1 की पावर 19, 2 की पावर 19 अलग से भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे डिवाइड में, तो उसका यही रिजल्ट आएगा। फिर ऐसे यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए हम an निकालना था अपने को। a की वैल्यू क्या है सर 5/2 है, r की वैल्यू क्या है 1/2 है, और इसकी पावर क्या है n-1। देखो मैं क्या बोल रहा था कि जो मैंने सॉल्व किया है ऐसे किया, मैं यहाँ पे पूरा स्टेप ही कर देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो कि भाई यहाँ पे ना आप 1 की पावर n-1 अलग से लिख सकते हो और 2 की पावर n-1 अलग से लिख सकते हो, ऐसे है ना। यहाँ पे वही चीज़ की हमने, बट वो स्टेप है ना गायब कर दिया क्योंकि आप क्लास 11th में थे। ठीक है, हो भी, बट कोई नहीं, मैं पूरा कर देता हूँ। देखो ये 1 की पावर n-1 1 ही रहेगा, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर n-1 2 की पावर 1 ऐड करोगे -1 + 1 कट गया क्योंकि पावर ऐड होगी, बेस सेम है, तो 2 की पावर क्या बचेगा n बचेगा सर। तो nth टर्म ये आ गई अपने पास। ठीक है, nth टर्म ये आ गई अपने पास, एंड जो 20th टर्म है देखो ये आ गई अपने पास। ठीक है, ये क्या है 20th टर्म। क्लियर है क्या इतना आपको, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2।
ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, एक बार पहले देख लो कैमरे में आ रहा है ना, ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला गया देखो, 12th टर्म ऑफ जीपी हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि A12 क्या है ये अपने को बताना है, ठीक है। 8th टर्म यानी कि A8 192 है, ठीक है। कॉमन रेशो यानी कि R जो है वो 2 है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म इसका A है, तो मैंने लिखा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू है। अब देखो जो इसकी 8th टर्म दी गई थी वो कितनी थी, 192 यानी कि 192। अब जो 8th टर्म है इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 7, कितना आ गया ये 192। A की वैल्यू मुझे नहीं पता लेकिन R मुझे पता है 2 है, 2 की पावर 7 कितना आया 192। 2 की पावर 7 कितना होता है, कैलकुलेट कर लो, 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। तो 2 की पावर 7 हो गया 128, बराबर में आ गया 192। यहाँ से A की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 192 डिवाइड बाई 128, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, 16 के पहाड़े में आ रहा है कि हाँ, 16 8 128, 16 8 जा 128, 16 1 जा 3 बचा, 3 का 2 32, 16 2 जा, फिर से काट सकते हो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यानी कि यहाँ से A की वैल्यू अगर हम देखें, ठीक है, तो A की वैल्यू मिल गई अपने को, ठीक है। A कितना आ गया अपने पास 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। A तो मिल गया, निकालना था अपने को 12th टर्म, ठीक है। क्या निकालनी थी अपने को, मुझे बोला गया था 12th टर्म निकाल दो भाई, चलो ठीक है यार 12th टर्म निकाल देते हैं, ठीक है। 12th टर्म मतलब A12, क्या होगा ये AR की पावर 11। A की वैल्यू कितनी आई है सर, A की वैल्यू आई है 3/2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3/2। R की वैल्यू कितनी है सर, R की वैल्यू है 2, है ना, R की वैल्यू है 2, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 की पावर 10, क्योंकि 11 उधर है, पावर नीचे 1 है, ठीक है। तो कितना बचेगा 3, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, है ना, 2 की पावर 10 बहुत बार आपके सामने आया होगा, तो गुणा करो कितना हो जाएगा 3024 या 72, यानी 3072, ठीक है। ये आ गया 12th टर्म, क्लियर है इतना, ठीक है, ये क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आसान था। अब सारे क्वेश्चन आसान है इसके, ठीक है ना, इसके तो सारे ही क्वेश्चन आसान है, पर कैमरा शायद सही नहीं है, रुक जाओ एक बार सही कर दूँ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर P Q एंड S, मतलब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे 5th टर्म, ठीक है, हमें यहाँ पे 5th टर्म 8th टर्म एंड 11th टर्म ये दी गया है P Q एंड S, यानी ये है P, ये है Q और ये है S, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, अगर मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, और कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म में कुछ मान लो मैंने माना लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन रेशो इज इक्वल टू R, ठीक है। अगर ऐसा है इस जीपी का, तो भाई 5th टर्म का मतलब क्या होता है, 5th टर्म का मतलब यही तो होता है AR की पावर 4, यही होता है ना। 8th टर्म का मतलब क्या होता है AR की पावर 7, यही होता है ना। 11th टर्म का मतलब क्या होता है AR की पावर 10, यही होता है क्या, देखो जरा, यही होता है ना भाई। अब हमें शो क्या करना है ना, टू शो, देखो शो क्या करना है, टू शो हमें शो करना है Q का स्क्वायर PS के बराबर है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ठीक है। देखो यार करते हैं इसको, देखो मैं क्या एक बात यहाँ ये बोल सकता हूँ कि यार चलो Q तो मुझे पता है ना AR की पावर 7 है, Q जो है वो AR की पावर 7 है, ये मैं बोल सकता हूँ कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मुझे एक बात बताओ,
कि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें क्यू का स्क्वायर है क्या? हाँ। अभी क्या यहाँ पे क्यू का स्क्वायर नज़र आ रहा है? नहीं। तो क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ? हाँ कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा? क्यू स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? ए आर की पावर 7 जो भी था उसका स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से कोई फ़ायदा हुआ है ना, ए स्क्वायर हो गया ये, और आर की पावर 7 का स्क्वायर करोगे आर की पावर 14 हो जाएगा। अब मैं एक चालाकी करता हूँ, ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी चालाकी, क्योंकि मुझे राइट साइड में पी और एस चाहिए, मैं देखूँगा पी के पास क्या है। पी के पास है ए आर की पावर 4, इसमें से ए आर पावर 4 निकाल लो, यानी इसमें से ए आर की पावर 4 अलग लिख दो, जो बचा उसको अलग लिखो। देखो ए स्क्वायर था, एक ए यहाँ लिख दिया है, तो क्या दूसरा ए यहाँ लिख दूंगा। देखो ए इंटू ए, क्या ए स्क्वायर मिल गया? हाँ मिल गया। आर की पावर 14 था, आर की पावर 14 में से 4 यहाँ लिखा है, तो आर की पावर 10 बच गया क्या? हाँ। अब जरा ध्यान से देखना, ए आर की पावर 4 क्या है? ए आर की पावर 4 पी है, तो क्या मैं इसकी जगह पी लिख दूँ? बिल्कुल। ए आर की पावर 10 क्या है? ए आर की पावर 10 एस है, तो क्या मैं इसकी जगह एस लिख दूँ? बिल्कुल। तो क्या ये प्रूफ हो गया? हाँ। ठीक है, कारण लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ए आर की पावर 4 किसके बराबर है? पी के, और ए आर की पावर 10 किसके बराबर है? एस के। इसलिए हमने ऐसा लिख दिया इनकी जगह। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या बोला गया? फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। मतलब देखो डेटा ना हमें दिया हुआ है, ठीक है, और बस उसका यूज करके सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। सॉल्यूशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 टर्म जो है किसी जीपी की, 4 टर्म मतलब A4, वो बराबर है स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा? A2, इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। तो देखो जो क्वेश्चन में था मैंने उसी को लिखा है बस, कि भाई 4 टर्म जो है वो इसके स्क्वायर के बराबर है। ऐसा क्यों लिखा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से भाई यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म इज -3। एक और बात हमें बताई गई है, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है ना। सेवंथ टर्म निकाल दो। चलो भाई सेवंथ टर्म क्या होगी? चलो उससे पहले लिख लेते हैं, लेट कॉमन रेशो इज आर। यहाँ तक ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है, कि भाई जो ये फोर्थ टर्म होता है, जो ये फोर्थ टर्म होता है, फोर्थ टर्म, इसको क्या मैं ए आर की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, जो A2 है क्या मैं इसको A इंटू आर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, ए आर की पावर 3 बराबर हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। आर स्क्वायर इधर डिवाइड में लाओगे, आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, आर बचेगा क्या? हाँ। ए को उधर ले जाओगे, ए स्क्वायर बाई ए, यानी कि ए बचेगा क्या? आर बराबर ए हो गया क्या? हाँ। क्या मुझे इन दोनों में से पता है कुछ? हाँ, मुझे ए पता है, मुझे ए पता है सर, है ना। ए कितना है? 3 है ना, तो ए पता है मुझे। तो मैं क्या ए की वैल्यू 3 थी, -3 थी, -3 ना, ए की वैल्यू -3 रख दूँ? बिल्कुल। जैसे इतना हुआ मेरे को आर भी पता लग गया। ठीक है, अब हमें सेवंथ टर्म इसकी निकालनी थी सर। ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन करनी थी? सेवंथ टर्म। क्या अब मैं सेवंथ टर्म आसानी से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, सेवंथ टर्म मतलब A7 है ना, याद रहे। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले ये किया फिर ये। A7 क्या होता है सर? AR की पावर 6। A की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी -3, तो यहाँ से हो गया -3। R की वैल्यू है -3 की पावर 6। ठीक है, R की वैल्यू -3 उसकी पावर 6 है। ठीक है, तो यहाँ से -3 की पावर 6 कितना होता है सर? 3 की पावर 6 होता है 3 3 9 3 27 3 81 3 243 हो जाएगा। 243 का 3 गुना 729। ठीक है, तो ये हो गया 729 सर, है ना। अगर ये पावर इवन है, पावर क्या थी यहाँ पर? इवन है ना, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ आएगी वो कैसी रहेगी सर? पॉजिटिव, यानी यहाँ पे माइनस मत लगाना अंदर। ठीक है, ये बाहर वाला माइनस तो रहेगा। अच्छा, 3 से और गुणा करना ना, इसको 3 से गुणा कर लो। 700 गुणा 3 करोगे 2100, और 29 गुणा 3 87, यानी 2187। ठीक है, 2187 प्लस माइनस माइनस।
ठीक है, क्लियर हो गया। जब मैं पॉजिटिव होने की बात कर रहा हूँ ना तो याद रखना मैं इतनी चीज़ को पॉजिटिव बोल रहा हूँ सर, ठीक है। ये जो पॉजिटिव लिखा है ना, मतलब ये बॉक्स में जो उसको लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया इतना। चौथे की बात करते हैं। कहीं तुम सोचो पूरा टर्म तो नेगेटिव है, आपने पॉजिटिव को लिखा, ठीक है। विच ऑफ द टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस दिस इज 128। पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पार्ट जो इसका है, इसमें ना एक सीक्वेंस दी गई है जो कि जीपी है। देखो ध्यान से, तो 2 है, फिर क्या है 2√2 है, फिर क्या है सर 4 है, अब डैश 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 डैश, ठीक है। ये कह रहा है विच टर्म इज 128, विच टर्म, ठीक है। हम क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, देखो ये ऐसे है, विच टर्म ऑफ दिस इज 128, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे लेट nth टर्म, लेट nth टर्म यानी कि an इज 128, हमने ये मान लिया सर। अब यहाँ पे इससे पहले फर्स्ट टर्म क्या है वो देखो, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशो क्या है सर, कॉमन रेशो में इसको इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी √2 है कॉमन रेशो, है ना भाई। 2√2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे याला तो 2 से 2 ही तो कटेगा, तो √2 ही तो बचेगा, ठीक है। 4 को 2√2 से करोगे तब भी उतना ही बचेगा। तो मतलब ये एक जीपी है सर, ठीक है ना, ये क्या है, एक जीपी है। तो यहाँ पे nth टर्म 128 है, ठीक है। तो जब nth टर्म 128 होगा तो इसकी मतलब, इसका मतलब, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन है जीपी क्यों है, आप रेशो निकल के देखो, हर जगह से रेशो इतना ही आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी आएगा। अब यहाँ से an क्या होता है जीपी में, AR की पावर n-1, और ये बराबर कितने क्या आ रहा है सर, 128 क्या आ रहा है। चलो ठीक है, a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू कितनी है सर, r की वैल्यू √2 है, और r की पावर कितनी है सर, इतनी, बराबर कितना आया 128। क्या अगले स्टेप में 2 जाएगा डिवाइड में, उसको काट देगा, हाँ तो यहीं से काट दो यार, 2 1 जा 2, 2 से काटोगे तो 64, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है सर, यहाँ पे बच रहा है √2 की पावर n-1। क्या इसको हम बेस यहाँ पे √2 बना सकते हैं, हाँ उससे आसान है, पहले 2 बनाओ, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद, बल्कि नीचे क्यों जा रहे हैं हम, यहीं पे करते हैं ना, यहाँ करते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखो √2 की पावर n-1 है, √2 की पावर n-1 बराबर, जब देखो इससे 2 को √2 बना दो, पावर डबल हो जाती है, 2 को √2 करोगे तो पावर 6 से कितनी हो जाएगी, 12। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 2 की पावर 6 था, 2 की जगह, ठीक है, जो भी था अंदर लिखो और पावर 6 रहने दो, और 2 की जगह √2 की पावर 2 लिख सकते हो, है ना। तो ये कितना जाएगा, √2 की पावर 6 दूनी 12, समझ में आ गया इतना। चलो, और इतना आपको समझ में आया तो अब यहाँ से बेस सेम हो गया, तो n-1 किसके बराबर होगा, कंपैरिजन करेंगे तो 12 के, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा सर, ठीक है। बेस सेम है, बीच में इक्वल लगा तो एक्सपोनेंट भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। बट क्या उल्टा सही होता है, हमेशा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक्सपोनेंट सेम होते तो क्या बेस जरूरी है सेम हो, नहीं। ऑड पावर होगी तो सेम होंगे, इवन पावर होगी तो प्लस माइनस वाला लफड़ा आएगा, वही क्वेश्चन नंबर 15 में गलती करवाता है, अभी मैं आगे बताऊंगा आएगा, है ना। लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस, ठीक है ना, सेम होंगे, ठीक है। इसका उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होता, वहाँ पे देखना पड़ता है ऑड पावर है कि इवन पावर है, बस ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। सॉल्यूशन 6 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ दिस इन जीपी, मतलब क्या कह रहा है कि भाई एक जीपी है, अगर ये, अगर मान लो कि इसको जीपी बनाना हो, है ना, इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, ठीक है। कह रहा है अगर इसको जीपी बनाओ तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, है ना, इफ़, मतलब अगर जीपी इतना है तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अगर ए बी सी जीपी में है, याद करो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, है ना, तो b डिवाइड बाई ए बराबर c डिवाइड बाई बी होगा, या फिर आप उसको सोल्व करो तो डायरेक्ट, मैंने कहा था आपको याद रखना कि जो बीच वाली टर्म है उसका स्क्वायर बराबर आता है इन दोनों के प्रोडक्ट के। अगर 3 नंबर जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर किनारे किनारे वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसको याद रखना, नहीं तो फिर यहाँ पे डिवाइड करने बैठोगे, फिर उसको इससे डिवाइड करोगे, फिर उसको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बीच में क्या था, बी तो उसका स्क्वायर है, बीच में क्या है एक्स, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट -2/7 इंटू -7/2,
है ना, इसको काटोगे माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, यानी कि 1 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है सर, तो एक्स की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, क्योंकि रूट होगा ना, प्लस माइनस के साथ लोगे। ठीक है, तो ये मिल गया ना, एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक एक ही चीज़ करनी है कि भैया आपको ना एक जीपी दी होगी, उसका सम निकालना है, जितने टर्म्स तक बोला गया है उतने टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूं, ठीक है भाई, आप कॉन्सेप्ट भी देख लो कि भाई, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि भाई जब r 1 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, याद करो, जब r 1 के बराबर नहीं है तो Sn के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब कोई सा फॉर्मूला कभी भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई सा फॉर्मूला यहाँ पे कभी भी लगा सकते हो जब r 1 के बराबर नहीं है। लेकिन प्रेफर क्या किया जाता है, या फिर आपने अपने टीचर्स को बताते हुए देखा भी होगा कि ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब r बड़ा है 1 से, और ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब r छोटा है 1 से। क्या ये कंपलसरी है? नहीं, ठीक है ना, ऐसा होना कंपलसरी नहीं है, कोई सा फॉर्मूला कभी भी लगा सकते हो। पर फिर भी ये क्यों बोलते हैं बहुत सारे टीचर, क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमेशा ये होगा तो यही लगाना है, तब तो गलत बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि ये वाला लगाओगे तो थोड़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन में, तो सही बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझो, देखो अगर r 1 से बड़ा है सर, ठीक है, अगर r 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े में से 1 घटाओगे, चीज़ जो भी आएगी नीचे वो पॉजिटिव रहेगी। तो हम चाहते हैं ना कि माइनस के लफड़े में हम जाए ही ना, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन आसान रहती है अगर हम सब कुछ पॉजिटिव रख के कर पाएँ तो ज़्यादा चीज़, मतलब जहाँ तक पॉजिटिव रखते थे वहाँ तक रखो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर r 1 से छोटा हो तो 1 से छोटे में से 1 घटाओगे, चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन में कई बार, इसलिए ऐसा कहते हैं। बाकी दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, है ना, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये असलियत में सेम ही है, एक ही फॉर्मूला है, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दो, एक दूसरे में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। बट ये इसलिए बोला जाता है ताकि नीचे माइनस नेगेटिव नंबर ना क्रिएट हो, नीचे नेगेटिव ना क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर भी देख लो, जब r छोटा है 1 से तो 1 में से 1 से छोटा घटाओगे नेगेटिव बचेगा, बाकी वही रहता है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये दोनों ही फॉर्मूले तभी लगेंगे जब r 1 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर r 1 के बराबर हो गया तो क्या दिक्कत होगी, 1 - 1 0 हो जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में 0 कोई नहीं चाहता, ठीक है ना, 1 डिफाइंड हो जाता है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। और r = 1 के लिए तो सीधे सीधा na फॉर्मूला आता है, क्यों आता है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। खैर सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन कारण जो है उसका वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है, लेकिन क्या है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो ये है अपने पास 0.15 है, फिर दूसरी टर्म क्या है 0.015 है, फिर क्या है सर 0.0015, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो साफ आपको दिख रहा है ये जीपी है, ठीक है ना। ये क्या बोला गया, 20 टर्म्स हैं सर, ये लास्ट में 20 नहीं आ रहा है, 20 टर्म्स तक जाना है सर। तो इतना क्लियर हो गया कि ये 20 जो है ना, ये an नहीं है, सिर्फ n है। कई बार यहाँ भी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इसको an मान लेते हैं, जबकि यहाँ पे टर्म्स लिखा है ना, मतलब 20th टर्म तक जाना है, ऐसा 20 टर्म तक का सम निकालना है सर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 0.15, कॉमन रेशो कितना है सर a2/a1 कर दो, a2 कितना है 0.015, a1 कितना है 0.15, है ना। अब देखो ना यार, एक काम करते हैं, ऊपर 3 के बाद डेसिमल है, नीचे 2 के बाद डेसिमल है ना, 15 से 15 कट गया तो ऊपर 1 के बाद डेसिमल बचा रहेगा, यानी कि 15 एकम 15.1 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो भाई 1 0 और बढ़ा सकते हो, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 15/150 समझा जाएगा, 15 एकम 15, 15 दो हमें 150, 1/10 का मतलब 0.1। अब ऐसे भी समझ सकते हो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। आप ऐसे 1 0 बढ़ा के भी कर सकते हो, अब जो आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है। ये हो गया, n की वैल्यू अपने को पता लग गया कि भाई n की वैल्यू कितनी है 20 है, Sn निकालना है सर। तो Sn का फॉर्मूला बताओ, Sn का फॉर्मूला बताओ, Sn का फॉर्मूला आप देखो यार, यहाँ पे तो ये 1 से छोटा है ना, लगाने को मैं कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सेम आंसर आएगा, बट 1 से अगर छोटा है तो ये वाला लगाओ, नीचे नेगेटिव नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a 1 - r⁴n डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया सर
ए की वैल्यू कितनी है 0.15, तो ये आ गया 0.15। 1 माइनस आर कितना है 0.1 और उसकी पावर n है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 0.1। तो कितना मिलेगा सर, देखो ज़रा 0.15, यहाँ पे 1 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइड बाई कितना है सर 0.9। दो बना पॉइंट, दशमलव के बाद एक और जीरो लगा दो यार, पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हैं ना, यहाँ पे 2 डिजिट क्रिएट कर लो, पॉइंट के बाद यहाँ भी है, अब सीधा सीधा कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, ठीक है। 15 एकम 15, 15 गुणा 6 करोगे 90 हो जाएगा। यानी कितना बच रहा है सर 1/6, बाहर 1 बचा 1/6 और अंदर क्या बच रहा है ना, कुल कट गया तो 1 बचा होगा, अंदर क्या बच रहा है 1 माइनस 0.1 की पावर n है, सॉरी n की वैल्यू में बताया था ना, वैसे n कितना n 20 था ना, तो n की जगह 20 रख दो सीधा, मैंने n रखा नहीं, ठीक है। एक काम करो ना, ठीक है, हमें क्या निकालना था S20, n की जगह क्या रख दो 20 रख दो, ये आ गया सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, ठीक। 7वां हो गया, 8वें पे आ जाओ। 8वें में देखो यार, ठीक है ना, 8वें में अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म कितनी है √7, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे भाई √21 डिवाइड बाय √7। अब यहाँ रूट से रूट कटता नहीं है, कहीं रूट से रूट ही काटने लग जाओ। हाँ, आप इनको ऐसे जरूर लिख सकते हो 21/7 एक साथ रूट में, तो कितना हो जाएगा √3, 7 3 जा 21, ठीक है। क्लियर हो गया, अप टू n टर्म्स निकालना है, यानी कि Sn की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो यार Sn, ठीक है, अब देखो √3 1.732 समथिंग होता है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो, वैसे लगाने को दूसरा वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है सर √7, r की वैल्यू कितनी है सर √3 और कौन सा टर्म ny निकालना है, यानी कि √3 की पावर n -1 डिवाइड बाई कितना सर r -1, r फिर से वही √3 -1 है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई नीचे इरेशनल चीज़ ना रहे, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो, यानी √3 -1 है ना, इसको गुणा कर दो √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे, यहाँ तक ठीक है। देखो अब इसको हम अच्छे से लिखें तो कितना हो जाएगा, देखो नीचे a² - b² लग जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है ना, यानी 3 - 1 2, यानी कि नीचे क्या बच गया, देखो यहाँ पे √7 है, नीचे सोल्व किया तो 2 आ गया। अब इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ √3 + 1, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख रहा हूँ, है ना। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप देखो ना पीछे एनसीईआरटी में यहाँ पावर n नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने √3 को 3 लिख दिया है। अब 3 लिखोगे तो पावर हाफ हो जाएगी भाई, तो ये n/2 हो जाएगी पावर, बस इसलिए ऐसा हुआ है वो, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो, मैंने क्या किया फिर से देखना एक बार भाई, a - b a + b वाला फॉर्मूला लगाया तो नीचे तो 2 बन गया, ये रहा, ठीक है। √7 अपनी जगह है, ये वाली जो चीज़ है ये पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है यही यहाँ पे लिखा है, अंतर इतना है √3 की जगह 3 आ गया, इसलिए पावर हाफ हो जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। ये था 8वां, इसको डब्बे में पैक कर देते हैं, भागने लगते नहीं थे लोग इधर उधर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है यार, देखो फिर से देखोगे, फिर से एक जीपी है, ठीक है ना, ये क्या है एक जीपी ही है, 1 है, फिर यहाँ पे माइनस है, यानी -a गुना हो गया, फिर -a से इसको गुणा करोगे तो -+ a² हो जाएगा, फिर इसको -a से मल्टीप्लाई करोगे तो -a³ हो जाएगा। इस तरह से चल रहा है, अप टू n टर्म्स तक जाना है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट टर्म जो है जिसको हम a से डिनोट करेंगे वो है 1, ठीक है। फिर a मत मानो इसमें, a क्वेश्चन में है तो उसको कुछ और मान लो, कैपिटल a मान लो, ठीक है। कॉमन रेशियो यानी कि r, चलो इस बार कैपिटल r ही मान लेते हैं, मर्जी है हमारी। वो क्या हो जाएगा देखो -a/1 यानी -a ही रहेगा,
ठीक है, क्या निकालना है हमें, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn, ठीक है। Sn क्या हो जाएगा, ये Sn कोई से फॉर्म लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म यानी कि a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, बस मैंने यहाँ कैपिटल आर मान लिया है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वैसे आर में तो थी भी नहीं, ए में थी ना, ए इसको बोल रहे हैं, वहाँ पे ए मानते हैं, हालांकि वो माइनस है बट फिर भी है ना। फर्स्ट टर्म कितनी है 1 माइनस आर की पावर n, आर कितना है माइनस ए, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर कितना है सर, आर माइनस ए है, तो 1 माइनस माइनस ए करोगे प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, 1 चाहो तो हटा भी सकते हो, अगले स्टेप में क्या करोगे 1 हटा दोगे भाई। ठीक है, ये मिल गया Sn की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है सर, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देखो यार, आसान सा तो है ना भाई। फर्स्ट टर्म x का क्यूब है, कॉमन रेशो बाई x की 5 डिवाइड बाई x की 3 करोगे तो x की पावर 2 ही तो बचेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सर देखो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, ये होता है a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। a की वैल्यू कितनी है सर, x की पावर 3, r की पावर कितनी है सर, x की पावर 2, मतलब r की वैल्यू कितनी है, x की पावर 2 और पावर यहाँ पे है, डिवाइड बाई क्या आएगा सर, r माइनस 1, r क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 3, x की पावर 2 इंटू एन 2n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया ऐसे। तो ये हो गया आपके पहले 10 सवाल। अब 11वां देखते हैं। ठीक है, 10 समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी आसान सा है। 11वें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको इवेलुएट करना है। देखो जिसको इवेलुएट करना है सर, इसमें सिग्मा लगा, सिग्मा मतलब समेसन, के 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा। ठीक है, समेसन जो ये वर्क कैसे करता है, इसको ऐसे समझो, ये कैसे वर्क करता है सर, को समझो कि के की वैल्यू पहले 1 रखी जाएगी। जब 1 रखोगे इस पूरे में, तो जो भी तामझाम आएगा पहले उतना लिख लोगे, उसके बाद प्लस लगाओगे। ये है समेसन का मतलब के की वैल्यू इस पूरे में जहाँ भी के था वहाँ 1 रख दिया, फिर प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद ये जाएगा चेक करेगा कि हमने 1 रखा था ना, लिमिट कहाँ तक, 11 तक, यानी इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे काम करता है ये। तो ये के 2 कर देगा, अगले बार में कितना जाएगा 2, फिर जब के 2 होगा फिर यहाँ पे जाएगा चेक करने, है ना, 2 प्लस, फिर से 2 के पास तो के नहीं है, 2 प्लस 3 की पावर के है ना, के की जगह पे के की जगह वैल्यू कितनी पड़ी है, 2 पड़ी है, हो जाएगा। अब चेक करने जाएगा कि ये लिमिट रीच हुई क्या, नहीं, 11 तक जाना है, अभी तो 2 ही हुआ है। फिर ऐसे करता रहेगा, है ना, फिर ऐसे प्लस 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 प्लस, एंड में, ठीक है ना, 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एंड में कितना होगा, एक केस आएगा जब 11 हो चुका होगा ये, है ना, जब 11 हो चुका होगा ये वाला, जब 11 हो चुका होगा फिर ये घूम के नीचे आएगा। ठीक है, और कहेगा भाई अब आगे नहीं जाना, क्योंकि 11 तक ही जाना था, यानी यहीं तक रहेगा। अब जरा इसी का तो सम हमें निकालना है। इसमें आप देखोगे तो ये चीज़ 1 बार 2 बार फिर 3 4 5 ऐसे 11 बार लिखी हुई है, तो 11 बार 2 भी लिखा होगा, मतलब आपको फोकस कहाँ करना है भाई, आपको इस 2 पे फोकस करना है ना। ये जो 2 है सर, ये कितनी बार है, टोटल 11 टाइम्स है, 11 टाइम्स है ना, 2 11 बार है ना, तो मतलब कि ये हो गया 11 बार 2 लिखा हुआ है। एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई इसका सम तो 22 आ जाएगा, प्लस एक और चीज़ बची रहेगी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे करते 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 3 की पावर 11 तक, ये भी तो चीज़ बची रहेगी ना सर, ये भी चीज़ बची रहेगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, 11 गुणा में 2, ये तो 22 हो जाएगा सर। ये एक जीपी ही तो है, ये एक जीपी ही तो है। इस जीपी में, ठीक है ना, आप लिख सकते हो कि भाई ये तो एक जीपी है, तो इस जीपी का सम क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 22 प्लस ए की वैल्यू भी 3 है और आर की वैल्यू भी 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 में से 9 डिवाइड बाई 3 करोगे 3 रहेगा, है ना, जीपी का सम है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3, यानी आर की वैल्यू भी 3 है माइनस 1, और आर की वैल्यू 3 रखोगे, 3 में से
1 घटा दोगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर आपका? ठीक है ना, आर की जगह बस 3 रख दिया, यहाँ पे लिख लो ना, जाए समझने के लिए लिख दे रहा हूँ कि भाई ये ए बराबर 3 है, आर बराबर भी 3 है, और ये जो चीज़ है वो एक जीपी है। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा देखो, 22 प्लस 3, अंदर बचा 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 में से घटाओगे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी था, ठीक है ना, k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक और 2 प्लस 3 की पावर k, इसका समेसन इतना ही आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, सॉल्यूशन में भी इसके बारे में जो खास बात थी वो मैंने बताया था। ठीक है ना, खास बात क्या है, कॉन्जिक्यूटिव अगर 3 टर्म्स लिए जाए, 4 टर्म्स लिए जाए, 5 टर्म्स लिए जाए, उनका प्रोडक्ट गिवन हो जीपी में, तो हम किस तरह से टर्म्स को अज्यूम करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, देख लेना जाके। यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस। ठीक है, मान लो पहली टर्म, ठीक है ना, यहाँ पे मानो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ठीक है, किस तरह से मानते हो देखो, अभी तो सम दिया है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं प्रोडक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। मैंने कहा था अगर 3 लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो तो आप क्या करना ना, इसको, ठीक है ना, ए ना मान के बीच वाली टर्म को ए मानो, ये ए मानो, तो ये ए बाई आर हो जाएगी, आगे जाओगे तो ए इंटू आर हो जाएगा। इस तरह से मानना है आपको। ठीक है, यानी कि जब भी, ठीक है, जब भी आपको प्रोडक्ट दिया गया हो तो टर्म्स आपको इस तरह से माननी है। अगर 3 टर्म्स हो तो हम यहाँ लिखेंगे लेट A1 इज दिस, A2 इज दिस, A3 इज दिस। अब देखोगे तो ये AP ही है भाई, इसको R से गुणा करोगे A मिल जाएगा दूसरा टर्म, फिर इसको R से गुणा करोगे तीसरा टर्म। यहाँ पे खास बात क्या है कि A फर्स्ट टर्म नहीं सेकंड टर्म है, बस इतना याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि भाई जो प्रोडक्ट है ना, सम की बात मत करो, पहले जो प्रोडक्ट है इन 3 टर्म्स का वो 1 है सर। प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे A नहीं है बल्कि A बाई आर है, इनटू में सेकंड टर्म, भाई प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, ये दिया गया है 1। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आर से आर कट गया ना सर, ए इंटू ए क्यूब, तो ए क्यूब 1 आ गया, तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। अब जैसे ही इतना हुआ सर, ठीक है ना, जैसे ही इतना हुआ, अब जरा देखो, अब ये सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे यार, ए तो हमें पता लग गया, आर पता लग जाए किसी तरह से, बस काम बन जाएगा अपना। चलो, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना था, 39/10 है ना। हमें जो सम था ना वो भी दिया गया था कि भाई सम है 39/10। सम मतलब फर्स्ट टर्म, जब भी फर्स्ट टर्म ए नहीं होके ए बाई आर, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, यही का सम ना, कितना दिया गया है 39/10। अब ए की वैल्यू अपने को पता है 1 है, तो ए की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/r, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 इंटू में आर यानी कि आर, और बराबर कितना हो जाएगा सर 39/10। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। ठीक है, कॉमन रेशो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सबको क्या करो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, सबको आर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को आर टाइम्स कर दो सर, है ना। तो देखो आर इन को इससे गुणा करोगे, डिवाइड बाई आर है तो 1 बचेगा, आर इंटू 1 आर हो जाएगा, आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 39r डिवाइड बाई 10। 10 को इधर डिवाइड में ले आओ, 10 इंटू आर स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर, 10 इंटू में r, ये हो जाएगा 10r, 10 इंटू में 1, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और बराबर में कितना बचेगा 39r। 39 को माइनस में लेके आओ, तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस, यानी कि हो जाएगा माइनस का 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। बस अब इसको फैक्टराइज ही तो करना है, 10 गुणा 10 100 गुणा करके 100 आए, जोड़े को 29, यानी कि 25 और 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आगे करूँ क्या, आगे ही करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r
ठीक है, प्लस का 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता होगा। बस मैंने जो यहाँ पे -29r था इसको -25r -4r लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 5r कॉमन ले लो यार, तो यहाँ क्या बचेगा 5 दूनी 10 r -5 5 जा, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो फिर से क्या बचेगा r -2r -5 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सोल्व कर लेना। इसको यहाँ से आएगा r की वैल्यू 5/2 और r की वैल्यू आएगी 2/5, यानी यहाँ 2 केस बनेंगे सर, यहाँ 2 केस बनेंगे, है ना, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या, r अगर आप 5/2 ले रहे हो, a तो खैर फिक्स है अपना कि भाई a तो 1 है, ठीक है ना, a तो 1 है दोनों केस। इस केस में क्या करोगे सर, r आपने 5/2 ना लेके माइनस का, ठीक है, सॉरी 2/5 ले लिया ना, 2/5। a तो यहाँ पर भी वही है 1, तो हमें तीनों टर्म निकालनी थी। r तो हमने निकाल लिया, तीनों टर्म मतलब a1 a2 a3। देखो a2 यहाँ पे a था, याद करो, a1 a/r था और a3 ar था। देखो a की वैल्यू तो 1 आई है, a/r यानी कि 1/r करोगे, 1/5/2 5/2 को उलट दो यानी 2/5 हो जाएगा, और a इंटू आर यानी कि 5/2 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 5/2 5/2 ही रहेगा, ये आ जाएगा इस केस में। अच्छा, इस केस में टर्म्स अलग लगाएंगे फिर से। यहाँ पे देखो a1 a2 a3 है ना, यहाँ पर a2 तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, a क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा, जो इसमें a2 आया ना आप कैलकुलेट कर देख लेना, इसमें 5/2 यहाँ आएगा और 2/5 यहाँ आएगा, आप चेक करके देख लेना यार। ठीक है, ये केस बनेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर वो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 PDF आपको मिल जाएगी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस GP आर नीडेड टू गिव सम 120। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट n टर्म्स आर नीडेड, लेट n टर्म्स आर नीडेड टू गिव सम 120। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि Sn बराबर 120। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना लिखने का तो सीधा लिखो लेट n की जगह लेट Sn इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपने को बताया गया सर 3 है, और कॉमन रेशो भी देखोगे ना 3² / 3 3 ही आएगा, है ना। सॉल्यूशन नंबर 13 की बात कर रहे हैं अपन। तो अब देखो यार Sn क्या होगा, a r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1 इज इक्वल टू है 120। भाई a की वैल्यू 3 है सर, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, r⁻n r भी 3 है, 3⁻n-1 डिवाइड बाई r की वैल्यू भी 3 है सर, r की वैल्यू भी 3 है, इज इक्वल टू कितना 120। अब 3 - 1 2 ही तो बचेगा, तो इसकी जगह सीधा सीधा 2 लिख दूँ क्या, इसकी जगह सीधा सीधा 2 लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3⁻n-1 बराबर, ये 3/2 उधर जाएगा, 120 इंटू 2/3 हो जाएगा, है ना, 2 पर गया 3 नीचे, तो कितना आएगा देखो जरा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पर 3⁻n-1 इज इक्वल टू 3 से काट दोगे, है ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 0, 42 जा 80, तो 3⁻n इज इक्वल टू 81। तो हमें पता है यार 81 तो 3⁻4 होता है, यानी n की वैल्यू सीधा सीधा कंपेयर करने के बाद कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए GP 16, है ना। सॉल्यूशन नंबर 14 देख रहे हैं अपन, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इनका जो सम है वो है 16 सर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, एंड दी सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, और तीसरी टर्म मतलब इसकी नेक्स्ट वाली 3, यानी चौथी, पांचवी, छठी,
ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब चौथी टर्म, पांचवी टर्म एंड छठी टर्म, इनका सम आता है 128। ठीक, हमसे बोला गया डिटरमाइन द टर्म्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो एंड सम टू एन टर्म्स। ठीक है यार, तो पहली बात तो देखो यार, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, आसान सा क्वेश्चन है बहुत, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशो इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखो यार, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, पहली टर्म तो ए होगी, दूसरी टर्म ए इंटू आर होगी, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर होगी, बराबर है 16। ए कॉमन आ जाएगा लेफ्ट साइड से, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ए आर की पावर 3 हो जाएगा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो जाएगी ए आर की पावर 4 एंड सिक्स टर्म हो जाएगी ए आर की पावर 5, बराबर है 128। ठीक है, यहाँ से देखो लेफ्ट साइड से है ना, LHS से लेफ्ट हैंड साइड ए आर कॉमन है, ए आर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा, बल्कि ए आर क्यूब कॉमन है ना। ठीक है, ए आर क्यूब कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको बोल दो 2, है ना। अब देखो ना यार, यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, या यूँ करो 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। जिसको कन्फ्यूजन वैसे डिवाइड कर भी सकते हैं कि नहीं, वो एक और तरीका कर सकता है। यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 16 बाई ए आ जाएगी, यहाँ से भी 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 120 डिवाइड बाई ए आर क्यूब आ जाएगी, दोनों को बराबर रख दो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, ठीक है ना, सेकंड को पहले लिख रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ यार, अपने पास तो जुगाड़ है ना इसको कॉपी करने का डायरेक्ट, क्यों मेहनत करनी इतनी। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया, ठीक है, ये नीचे चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना। ये नीचे लिखने का मतलब क्या कि भाई इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, बराबर ये डिवाइड राइट में कितना है 16। क्लियर हो गया ना भाई, इससे इसको डिवाइड किया है तो उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, है ना। ठीक है ना भाई, देखो इसको जब इससे डिवाइड किया है तो 128 को 16 से करना पड़ेगा, सीधी सी बात है यार। अब जैसे इतना देखोगे तो यार ये दोनों चीज़ें तो सेम है, कट गई, 16 1 जा 16, 16 8 जा 128 होता है, ए से ए कट गया तो मतलब यहाँ बचा आर क्यूब और यहाँ बचा है 8, 8 होता है 2 की पावर 3। ऑड पावर है तो प्लस माइनस लगाए बिना सीधा सीधा क्यूब रूट ले सकते हो। ठीक है ना, याद रखना कि अगर यहाँ पे इवन पावर होती है तो प्लस माइनस 2 आता। ठीक है, बट ऑड पावर है तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये क्या निकला अपने पास अभी, कॉमन रेशो। अच्छा, फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी। हाँ, फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे सर, फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, इसके बाद देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, किसी एक में रख दो ना, मान लो इसमें ही रख दो। ठीक है, इसमें ही रख दो ए। ठीक है, एक काम करो ना, ये वाली चीज़, अच्छा उठा के ले आया कॉपी करनी थी। ठीक है, ये वाली चीज़ कॉपी करो, ठीक है ना, 1 से, फ्रॉम 1 लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 रख दो ना, तो ये जगह 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 16। तो 4 2 6 1 7, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 16/7। देख लो यार, हो गया ना, 16/7 आ गई। अच्छा, और क्या निकालना था, सम टू एन टर्म्स ना। चलो यार, सम भी निकाल लेते हैं, सम ना अलग पेज पे निकालूंगा मैं। ठीक है, एस एन। ठीक है, हमसे देखो जरा एक बार, आर 2 आया है, ए 16/7 आया है, लिख देता है यहाँ पे। ए कितना है 16/7,
और आर कितना है 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है सर 16/7, आर यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 में से 1 गया 1 ही बचेगा यार, है ना, आर 2 ही तो है, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, मतलब ऊपर वाली चीज़ ही सॉल्यूशन में लिख दो सीधा, यही तो आ जाएगा सॉल्यूशन में, नीचे तो 1 बच रहा है ना। क्लियर हो गई बात, ये आ गया अपने पास Sn। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके दो आंसर है 15 में, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने एक ही आंसर करा रखा है जो कि टेक्निकली गलत है। यहाँ पे आर की दो मतलब दो वैल्यूज आती हैं, इसी वजह से वो जो आंसर है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, a बराबर 7 to 9 है, 7 टर्म 64 है, डिटरमाइन S7। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा भाई जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उतना तो लिखोगे, ठीक है ना। a इतना है, 7 टर्म यानी कि a7 जो है वो 64 है, और हमसे S7 पूछा गया है कि कितना होगा। तो पहले कॉमन रेशो का ज्यूम कर लो, लेट कॉमन रेशो इज आर। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 15 कर रहे हैं। अब देखो यार, शुरुआत कहाँ से करें, जहाँ से हमें कुछ मिल सकता हो। भाई ए पता है, आर नहीं पता, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अपने को पता है ना भाई A7 कितना है 64, A7 मतलब क्या, AR की पावर 6 कितना 64, ए की वैल्यू कितनी है सर 7 to 9, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64, आर की पावर 6 मतलब 64 डिवाइड बाई 7 to 9। 64 क्या होता है 2 की पावर 6, 7 to 9 क्या होता है 3 की पावर 6। तो यहाँ से आर की पावर 6 बराबर 2/3, पावर एक जैसी है कॉमन ले लो। अब जो यहाँ गलती कर देते हैं बहुत सारे लोग, वो लिख रहे होते हैं r इक्वल टू 2/3, जबकि आएगा ±2/3, है ना, क्योंकि उनका लॉजिक ये रहता है एक्सपोनेंट बराबर है तो बेस भी बराबर होते हैं, नहीं होते हमेशा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार उल्टा तो होता है ना, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट सेम होंगे तभी बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस अलग भी हो सकते हैं। जैसे सर 3 की पावर 2 हो और -3 की पावर 2 हो, तो देख लो दोनों तब भी बराबर ही हैं, जबकि बेस अलग अलग हैं, बेस अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब इवन पावर हो। तो यानी कि जब भी इवन पावर होगी ना सर, जब भी क्या होगी इवन पावर होगी, तो आपको यहाँ पे जो साइन आएगा ना वो प्लस माइनस के साथ रूट लेना है, यानी +-2/3 आएगा, यानी 2 केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 केस बनेंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो ये निकल गया। अब यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं 2 केस। अब मैं इसको कहाँ करूँ, छोटा कर दूँगा थोड़ा। ठीक है, तो ये मिलेगा ना अपने को r इक्वल टू +-2/3, तो यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं सर। ठीक है, केस 1, when r इक्वल टू 2/3, एंड यहाँ केस 2 चलेगा अपना, केस 2 या केस सेकेंड, when r इक्वल टू, या नीचे लिख दूँ क्या, चलो यहीं लिखते हैं, when r इक्वल टू -2/3। चलो एक एक करके बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पहले, है ना। यहाँ पे Sn a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 7 to 9, हमें शुरुआत में ही बता दिया गया था। 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है सर 2/3, और क्योंकि हम यहाँ पे S7 निकाल रहे हैं मतलब n की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 1 माइनस r। ठीक है, 7 to 9, 1 माइनस 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, कितना होता है, ठीक है ना। देखो यार वैसे भी देख लो, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 64 का डबल कर दोगे 2 की पावर 7 128 आ जाएगा। 3 की पावर 7, अब 3 की पावर 7 आपको डायरेक्ट नहीं याद होगी, लेकिन
3 की पावर 6 तो दिख रहा है क्वेश्चन में ही भाई, 729 को 3 की पावर 6 लिखा था हमने, तो 3 की पावर 7 निकालना मतलब इसका 3 से और गुणा कर दो, तो इसको 3 से गुणा करोगे, 7 या 21, 29 या 87, यानी 2187। और नीचे कितना बचा सर, 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3। ठीक है, अब देखो ना, आसान है अब तो यार कैलकुलेट करना। 7 to 9, नीचे 1/3 ऊपर आएगा तो 3/1 हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसको उलट के ऊपर गुणा कर दोगे। और अंदर देखो कितना बचेगा, 2187 गुणा में 1 करोगे 2187 आएगा, माइनस में 128 कर दोगे, यही तो करोगे ना, अंदर का देखो ना, फ्रैक्शन ही तो है। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब 1 से गुणा करने पे नीचे वाली चीज़ रहती है, तो नीचे वाले को में से ऊपर वाला घटा दो। ठीक है, 7 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, फिर 7 में से 2 गया 5, फिर 0 बचा होगा यहाँ पे 2, यानी कि 2059 बटे में कितना है 2187। अब देखो यार 2187 कैसे आया था, 729 गुणा 3 करके आया था, क्योंकि 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 1 है, नहीं 3 की पावर 7 तो ये भी है, तो इससे पूरा पूरा कटना ही चाहिए, सीधी सी बात है, एक ही नंबर लिखा हुआ है वो, तो 2059 है ना, क्योंकि भाई 2017 कैसे आया था, 2187 कैसे आया था, 3 की पावर 7 करके, ये 3 की पावर 6 लिखा है 729, और एक 3 और आ गया, यानी 3 की पावर 7 हो गया ना, सारा काट दो। ठीक है, सारा काट दो, तो ये निकल गया S7। एक आंसर है सर ये, सिर्फ ये कैसा एक आंसर है, दूसरा आंसर भी हो सकता है क्या, हाँ दूसरा आंसर भी हो सकता है। केस 2 में आ जाओ, दूसरा आंसर में क्या, R की वैल्यू माइनस में लेनी है आपको, -2/3 लेनी है, तो फिर से S7, ठीक है ना, S7 क्या हो जाएगा A। ठीक है, या फॉर्मूला लिख दूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ठीक है, SN क्या होगा, A 1 - R की पावर n डिवाइड बाई 1 - R, फिर से A की वैल्यू कितनी है 7 to 9, 1 - R कितना है सर -2/3 की पावर n, यानी कि 7 डिवाइड बाई 1 - R कितना है इस बार -2/3 है, 2/3 नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना बस। तो ये कितना हो जाएगा 7 to 9, यहाँ से देखो पावर ऑड होती है तो माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो पहली बात तो। अब 2 की पावर 7 अभी हमने किया था 128 आया था, और 3 की पावर 7 अभी हमने किया था 2187 आया था, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 2/3, 3 कम 3 तो 5/3 है ना, कितना हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे आ जाओ, कितना हो जाएगा देखो, ये 1 हो रहा है प्लस प्लस हो रहा है ना, यानी 218 जा यही रहेगा, इंटू में 128 करना है बस। देखो 7 to 9 इंटू नीचे वाली चीज़ गुणा कर दो, ऊपर 3/5, ठीक है ना, 5/3 बन गया, 3/5 ऊपर, यहाँ पे इसको जोड़ दो सीधा, क्योंकि 1 से गुणा करने पे ही रहेगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5 हासिल 1 है ना, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 2 और 1 3, 2315 जोड़ के देख लेना। ठीक है, और बटे में कितना आएगा 2 1 8 7, मतलब इतने को सोल्व करोगे आपको यही मिलना है, देख लो चाहे। ठीक है, अब देखो यार मैंने कहा 729 गुणा 3, 3 की पावर 7 ही बनता है, जो कि इतना ही होता है, सीधी सी बात है। 5 से बस उसको काट लो, है ना, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 3 और 1 31 हो गया, 5 6 30, 1 और 5 5 3 15, 463 आंसर आएगा। ठीक है ना, ये होगा या फिर ये होगा, 2 आंसर आएंगे इसके। 15वें के बाद अब बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वें तो देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें ये बोला गया, फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड दी फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम दी थर्ड टर्म। मतलब देखो क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो ये दिया गया यहाँ पे कि जो पहली टर्म है और जो दूसरी टर्म है, यानी कि पहली जो 2 टर्म्स हैं इनका सम हमें बताया गया -4, एक बात तो हमें ये बताई गई है। और इसके बाद एंड एक और चीज़ बताई गई कि जो फिफ्थ टर्म है, यानी कि A5 है ना, जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म, यानी कि ये 4 गुना है तीसरे टर्म के। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन रेशो इज R। ठीक है, जैसे इतना हुआ, अब देखो यार फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशो R है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी A × R, और ये कितने के बराबर है -4 के। ठीक है, ये हो गई चलो अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो।
ये भी हमें क्वेश्चन से दिया गया था। अब यहाँ से A5 क्या होता है, AR की पावर 4 टाइम्स क्या है, AR स्क्वायर, यानी कि थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, AR स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से A से A कट जाएगा, आर स्क्वायर से R की 4 को काटोगे, R स्क्वायर बचेगा, बराबर बचेगा 4, है ना। R स्क्वायर को डिवाइड में लाओ, R स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, +-√4 यानी कि +-2। तो R की वैल्यू देखो +-2 आई है, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे R की। ठीक है, एक बार +2 लोगे, एक बार -2 लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आया कि दो केस बनेंगे सर। ठीक है, केस 1 जिसमें हम R = 2 लेंगे, केस 2 जिसमें हम R की वैल्यू -2 लेंगे। ठीक है, ये दो केस बनेंगे सर यहाँ पे। अच्छा, हमें निकालना क्या था, हमें जीपी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A + AR 4 के बराबर है ना। यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूँ तो मुझे R पता है 2, R को 2 रख दूंगा, A निकल जाएगा, है ना। तो यानी कि A प्लस में AR = है -4, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। ठीक है, A की वैल्यू नहीं पता, लेकिन R की वैल्यू पता है 2, तो हो जाएगा A + 2A = -4, यानी कि 3A = -4, तो A = कितना हो जाएगा, -4/3। ठीक है, तो हमें जीपी फाइंड आउट करनी थी सर, है ना, हमें जीपी फाइंड आउट करनी थी। तो इस केस में जीपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है -4/3, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A × R, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A × R। A की वैल्यू कितनी है सर, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है सर, A की वैल्यू -4/3, R कितना है 2, देखो R 2 है ना सर, देखो सीधा सीधा ये देख लो, R कितना है 2, मतलब 2 टाइम्स करते जाओ, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा -8/3, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा -16/3, ऐसे करते करते आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक, इसमें आ जाओ यार आप, केस 2 में, है ना। केस 2 में फिर से वही इक्वेशन, A प्लस में AR -4 के ही तो बराबर है ना, A प्लस में AR -4 के बराबर है, ये भी फ्रॉम 1 है ना, ये भी क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही तो है। ठीक है, तो A की वैल्यू नहीं पता, R है -2, तो यहाँ पे -A = -4, यानी कि A = 4 आ गया। तो GP क्या हो जाएगी सर, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन रेशो कितना है -2, यानी -2 टाइम करते जाओ, 4 - 2 -8 इंटू -2 प्लस का 16 इंटू -2 -32, ऐसे, है ना, क्योंकि भाई A यहाँ पर ये है और R इतना है, तो GP ये बनेगी। यहाँ पर A ये था, R ये था, तो GP ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, ये आ गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 16। अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, काफ़ी आसान सा है यार, तो बहुत ही नकली है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4th 10th एंड 16th टर्म की बात की गई है, 4th टर्म 10th टर्म 16th टर्म, कितनी कितनी दी गई है, ध्यान से देखो इनको। कह रहा है ये रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड है, यानी कि फोर्थ वाली क्या है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, है ना, तो इसको प्रूव करना है। तो यार ये भी कोई सवाल है क्या, यहाँ पर देखो पहले लिख लो, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशो इज आर। ठीक है, जैसे इतना लिखा, अब हम क्या बोल सकते हैं यार, फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है सर, ए आर की पावर 3, 10th टर्म का मतलब क्या होता है सर, ए आर की पावर 9, 16th टर्म का मतलब क्या होता है सर, ए आर की पावर 15। अब अगर मुझे शो करना है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि भाई वाई बाई एक्स जो आता है वही जेड बाई वाई आता है। तो पहले वाई बाई एक्स निकाल लेते हैं ना, कितना आता है वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू क्या है सर, ए आर की पावर 9, एक्स की वैल्यू क्या है सर, ए आर की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, आर की पावर 6 बचेगा सर। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ कि वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या बच रहा है, आर की पावर 6। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही जेड बाई वाई निकाल लेता हूँ भाई। जेड बाई वाई मतलब जेड की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 15, वाई कितना है सर, ए आर की पावर 9, ए से ए कट गया, जेड बाई वाई भी कितना आ गया सर, आर की पावर 6,
हम क्या बोल सकते हैं कि यार y/x बराबर आ रहा है z/y। इसका मतलब क्या है, x y z आर इन जीपी, यही तो होता है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब 18। ठीक है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी आसान भी है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन नंबर 18 काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान मतलब है ना। फाइंड द सम, सम निकालना है अप टू n टर्म्स। ठीक है, क्या दिया गया देखो, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, ठीक है ना, ऐसे ही 8 ऐसे चलता जा रहा है मतलब, है ना। ठीक है ना, यहाँ पे कहाँ तक है ये, अप टू n टर्म्स। ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था, मैंने कहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। उसमें 7 7 7 था, सब कुछ एक जैसे हो रहा है। देखो इसमें 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लोगे तो 8 1 जा 8, 8 इंटू में 11 करोगे 88, 8 इंटू में 1 1 1 करोगे ये मिल जाएगा। ऐसे करते करते करते, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये अप टू n टर्म्स जाएगा सर ऐसे। अब आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर भी 9 से गुणा करना होता है, नीचे भी। इससे फ़ायदा क्या होता है सर, देखो 8/9 तो ऐसे लिख दो, ये वाला 9 अंदर गुणा में ले जाओ, तो 9 1 जा 9 प्लस में 99, 111 को 9 से गुणा करोगे 999 हो जाएगा, प्लस 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 कहाँ तक जाएगा ये, अप टू n टर्म्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखो, 8/9 ऐसे रहेगा, ये जो 9 है क्या मैं इसको 10 की पावर 1 -1 लिख सकता हूँ, यानी 10 - 1, ठीक है। क्या मैं 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 100 को 10 की पावर 2 लिख दूँ, चलेगा। 999 को मैं 1000 यानी कि 10 की पावर 3 - 1 लिख सकता हूँ, हाँ। ऐसे करते 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 आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे पहले टर्म में 10 की पावर 1 है, दूसरे में 10 की पावर 2 है, तीसरे में 10 की पावर 3 है, तो ऐसे ही करते करते आखिरी में जो भी लिखा होगा उसमें 10 की पावर n होगी, क्योंकि टोटल n टर्म्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 8/9, यानी कि अगर मैं 10 वाली चीज़ अलग करूँ, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 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 कहाँ तक जा रहा है, 10 की पावर n तक जा रहा है। ठीक है, 10 की पावर n तक जा रहा है। और यहाँ पे -1 -1 -1 n बार है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा -n। ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, माइनस, ठीक है ना, कॉमन ले लिया, 1 1 1, ऐसे करते करते n टाइम्स है सर। ठीक है, n टाइम्स 1 लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो ना ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ से ये हो जाएगा 8/9। देखो ये जो चीज़ है ना, ये एक जीपी है, ये क्या है, इतना सिर्फ ये एक जीपी है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशो भी 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, इतना। ठीक है, या यूँ कह लो, मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ। इतना देखो ना, ये क्या है, एक जीपी है, जिसमें, ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हैं, a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, ठीक है, माइनस, इनको जोड़ोगे, एक को जितनी बार जोड़ा जाता है उतना आता है, एक को 5 बार जोड़ो 5 आएगा, एक को 6 बार जोड़ो 6 आएगा, एक को n बार जोड़ोगे n ही आएगा, और बाहर माइनस है तो -n हो गया। क्लियर हो गई बात। और ये जो हिस्सा आया है ये पीले वाले का सॉल्यूशन है, जो पीला वाला पोर्शन है। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब देखो ना यार, वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 8/9, ए की वैल्यू कितनी है इस जीपी में, 10, आर की वैल्यू भी कितनी है, 10, डिवाइड बाय आर की वैल्यू 10, 10 - 1 9 -1। ठीक है, ये आ गया ऐसे। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहोगे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो अंदर गुणा कर दो, 8 × 10 80 हो गया, 9 × 9 81 हो गया,
अंदर ये चीज़ बच गई 10⁻n-1, माइनस में 8/9 इससे गुणा होगा तो 8n/9 हो जाएगा। आपकी इच्छा भाई, आप कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, 20 ऑलमोस्ट सेम ही है। कह रहा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस। दो सीक्वेंसेस दी गए हैं इसमें, है ना, दिख रहे हैं क्या आपको? दो सीक्वेंस किन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके ये एक सीक्वेंस है ये, ठीक है ना, वो क्या है, पहला सीक्वेंस, और यहाँ से लेके ये दूसरा सीक्वेंस है। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके फिर सम निकालना है। ठीक है, मतलब देखो कि भाई एक सीक्वेंस तो देखो ये दे दिया आपको, सीक्वेंस 1 बोल दे रहा हूँ मैं। सीक्वेंस 1 में पहला टर्म कितना है सर, 2 है, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। यानी कि जो सीक्वेंस 1 है ना, ये जीपी है, इसको आप GP1 भी समझ सकते हो। लिखना लिखो, नहीं तो मत लिखो, समझाने के लिए मैंने बोल दिया। जो सीक्वेंस 2 है सर, जो सीक्वेंस 2 है ना सर, वो भी एक GP ही है। इसका पहला टर्म देखो 128 है, इसका 1/4 है 32, 32 का 1/4 है 8, इसका भी 1/4 है 2, इसका भी 1/4 है 1/2। यानी कि ये भी असलियत में एक GP ही है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया सर, हमसे ये पूछा गया है भैया तुम एक काम करो, तुम सम निकालो। क्या निकालो, सम। लेकिन सम किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालो। लेकिन प्रोडक्ट किसका, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी लिख लो फिर समझाता हूँ। देखो यार, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से गुणा करना है, फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो 128 2 जा 256 हो गया सर। ठीक है, फिर इन दोनों का यानी कि इसका दूसरा टर्म इसका दूसरा टर्म गुणा कर दो। 32 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 का डबल 128, फिर 8 × 8 करोगे 64, फिर 16 दूनी 32, फिर 32 गुणा में हाफ 16। तो आप देखोगे तो ये भी एक GP ही है सर, असलियत में ये भी एक GP ही है। क्लियर हो रही है क्या बात। अब यार इसका सम ही तो निकालना है, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता है इसके बारे में। A बराबर है 256, R क्या है, आधा आधा होता जा रहा है, देख लो ना, हाफ होता जा रहा है यार। 32 का आधा 16, 64 का आधा 32, ऐसे आधा आधा होता जा रहा है। और N क्या है सर, 5 लोग हैं। तो SN का फॉर्मूला लगा दो सर। SN का फॉर्मूला क्या होता है, A 1 - R⁴ डिवाइड बाई 1 - R। ये वाला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि R 1 से छोटा है तो ये लगाने में फ़ायदा ज़्यादा है ना, नीचे नेगेटिव नहीं बनेगा, लगा दूसरा वाला भी सकते हो। ठीक, तो यानी कि SN, N कितना है 5, A की वैल्यू कितनी है 256, 1 - R यानी कि हाफ की पावर N यानी कि 5 डिवाइड बाई 1 - R यानी कि 1 - 1/2। तो कितना हो जाएगा सर, 256। देखो ये हो जाएगा, एक स्टेप चलो यहीं लिख देता हूँ। 1 - 1 की पावर 5 1 ही होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। नीचे देखो 1 में से हाफ घटाओगे 1/2 ही रहेगा नीचे। ठीक है यार, अब ज़्यादा नीचे नहीं जाते, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। छोटा करूँगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, यहीं कर दे रहा हूँ। देखो 256, नीचे वाला जो है 1/2 है, ऊपर आएगा 2/1 हो जाएगा। और इसको करोगे तो 32 से कम 32 में से 1 गया, 31/32 बचेगा। ठीक है, अब 2 से काटोगे 2 कम 2, 2 से काटोगे 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी 16 से 256 काटोगे 16 बारी पहाड़ा जाना है। यानी कि यहाँ बच जाएगा 16 गुणा में 31, कितना होता है 16 एकम 16 का 6 हासिल गया 1, 16 3 48 और 1 49, 496 हो जाएगा S5। 5 ही टर्म थी उनका सम। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, बाकी PDF में सब कुछ क्लियर होगा यार। ठीक है, इतना ही कर देंगे। चलो
अब 20th क्वेश्चन देखो यार, 20th क्वेश्चन तो और भी नकली है, ठीक है, कुछ वैसा ही जैसा पिछला क्वेश्चन था, पर यहाँ पे वेरिएबल में दिया सब कुछ। यहाँ पे शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस 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 एक जीपी ही बनाता है। तो यार एक बार बताओ, यहाँ पर सीक्वेंस वन क्या दिया गया? सीक्वेंस वन में देखो फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया, फिर अगला है ए आर, फिर अगला है ए आर स्क्वायर, ऐसे करते 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 ना कहाँ तक गया ये, स्मॉल ए स्मॉल आर की पावर n -1, ठीक है। एक दूसरी सीक्वेंस भी दी गई है, असलियत में दोनों ही सीक्वेंस जीपी हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म है कैपिटल है, फिर अगली टर्म है कैपिटल ए कैपिटल आर, फिर अगली है कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते ये कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर n -1 तक गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जरा रेशो कॉमन है भी कि नहीं। लिख तो मैं कॉमन रेशो ही रहा हूँ, बट अगर बराबर नहीं आया तो वो सिर्फ रेशो होगा, कॉमन रेशो नहीं। चलो देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसका कॉमन रेशो? जो हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म लिखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म मतलब पहले को पहले से प्रोडक्ट करो, है ना, यानी कि इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, इनको आपस में, इनको आपस में, ऐसे हर मतलब पहली टर्म पहली से, दूसरी दूसरी से, इस तरह से। तो ए इंटू ए हो जाएगा भाई, इनका क्या हो जाएगा? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, इनका क्या हो जाएगा सर? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा सर? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर की पावर n-1 कैपिटल आर की पावर n-1, यही होगा ना। अब हमें दिखाना था कि ये भी जीपी में है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसका रेशो निकाल लेते हैं। सर रेशो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं A2/A1, या सीधा बार बार ये ना लिखना पड़े इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेशो, रेशो, ठीक है ना, कॉमन रेशो। वैसे अभी हमें पता नहीं है कि भाई रेशो कॉमन है भी कि नहीं, बट फिर भी अगर बराबर नहीं है तो कॉमन हटा देना, फिर लिख देना रेशो बराबर नहीं आ रहा है, जीपी नहीं है। अगर होगा तो ये ठीक है। यहाँ पर A2/A1 है ना, A2/A1, ठीक है। तो हमें कैसे क्या करना है? इसको जीपी दिखाना है, तो भाई कॉमन रेशो होना चाहिए, ठीक है। तो भाई A2/A1 जो आएगा वही A3/A2 आना चाहिए। ऐसे ही करते करते वही AN/AN -1 आना चाहिए, ऐसे ही करके आना चाहिए ना जनरली, ठीक है। चलो पहले एक एक करके करते हैं। A2/A1 देखते हैं। A2 देखो ये रहा, है ना। आप देखो, इसको आपको A1 मानना है, इसको आपको A2 मानना है, इसको आपको A3 मानना है, इसको आपको AN मानना है, ठीक है ना। ये वाली टर्म क्लियर हो रहा है? मतलब इस जीपी की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो, A2 की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइड बाई, ठीक है, A1 कितना है? स्मॉल ए कैपिटल ए, तो इससे ये गया, इससे ये गया, है ना। तो A2/A1 की वैल्यू आ गई स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना। A2/A1 की वैल्यू आ गई स्मॉल आर कैपिटल आर। चलो ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ देखते हैं ना, इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। A3 कितना है? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। A2 कितना है? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, इससे ये गया, इससे ये गया, आर स्क्वायर में एक कम हो गया, एक कम हो गया, यानी ये भी कितना आ रहा है? स्मॉल आर कैपिटल आर। चलो ठीक है, कोमा। यहाँ पे AN क्या है? देखो ये रहा, स्मॉल ए कैपिटल ए आर की पावर n-1 आर की पावर n-1। इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी? इससे पहले वाली टर्म क्या रहेगी? देखो स्मॉल ए कैपिटल ए तो सब में चल रहा है, यानी इससे पहले वाले में भी ये रहा होगा, ठीक है। आर की पावर क्या हो रही है भाई? जो भी है टर्म उससे एक कम, दूसरी में एक, तीसरी में 2, n में n-1, तो n-1 में उससे एक और कम कर दो, n-2। सॉल्व करोगे तो इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, नीचे एक कम है पावर, ऊपर एक ज़्यादा है भाई। n-1 कम होता है, n-2 कम होता है, n-1 ज़्यादा होता है, तो काटोगे तो एक आर बच जाएगा, अगेन आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? रेशो इज कॉमन, है ना। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे आप लिखने का तरीका ये होगा, हेयर
A2 डिवाइड बाई A1 बराबर A3 डिवाइड बाई A2 बराबर डैश 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 AN डिवाइड बाई AN माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, स्मॉल आर कैपिटल आर। इसका मतलब इट इज ए जीपी। यही मैं शो करना था। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या है, एक जीपी है। यहाँ पे लिख देना विद कॉमन रेशो, विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जीपी का क्या आ रहा है भाई, जीपी का कॉमन रेशियो आ रहा है स्मॉल आर कैपिटल आर। क्लियर हो गई बात? और कुछ तो नहीं निकालना था? ठीक है, तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू।